तो क्लास शुरू करते हैं केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल में। नेक्स्ट कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। तो लेट मी ओपन एनसीईआरटी। तो कल यहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अमीनो एसिड्स सबसे पहली बात क्या होते हैं, जो ऐसे एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हो उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। इनका क्लासिफिकेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से हम कर सकते हैं। अल्फा पे तो है तो अल्फा अमीनो, बीटा पे है तो बीटा अमीनो, गामा पे तो गामा अमीनो, इस तरह से। पर जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ज्यादातर अल्फा अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं। प्रोटीन्स क्या है, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना। प्रोटीन्स पढ़ने शुरू किए थे। प्रोटीन्स क्यों क्या है, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स क्या है, जिसमें अमीन और एसिड दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, वो क्या है, अमीनो एसिड्स होते हैं। और नेचर में अकर करने वाले लगभग बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनका यहाँ पे पूरी लिस्ट में नाम दिया है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलानिन, ल्यूसीन। तो इस तरह से लगभग 20 के करीब अमीनो एसिड्स हैं। आप कोई 3 या 4 अमीनो एसिड्स याद कर ले। अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछते हैं कि कोई 3 अमीन्स के नाम लिखो, कोई 4 अमीनो एसिड्स के नाम लिखो, ऐसे। तो कोई भी 3-4 आप इसमें याद कर लेना, ठीक है। ग्लूटामीन भी काफी इसके बारे में जिक्र रहता है कहीं अलग अलग जगह पे, तो आप देख सकते हैं इसको भी। और अमीनो एसिड्स जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कैटेगरी में दो रहते हैं वैसे क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन वैसे तो एक तो है एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एक है न्यूट्रल अमीनो एसिड और एक है बेसिक अमीनो एसिड। तो अगर अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप ज्यादा है एसिड के कंपेरेटिवली तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। और अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है अमीन से तो ये हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड्स। और दोनों नंबर ऑफ इक्वल है, बराबर है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या हो गया, एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो वो होते हैं जो हमें हमारी डाइट से लेने होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं होते, तो ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, जो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो इस टेबल में जो स्टार लगा हुआ था ये तो क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, और जो नॉन स्टार लगा हुआ है नॉन एसेंशियल है। Amino acids are usually colored as crystalline solids. These are water soluble, high melting solids and behave like salt rather than simple amines or carboxylic acid. तो इन हाई मेल्टिंग पॉइंट और ये सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं बजाय कि सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कारण क्या है, इसका कारण देखो, ये ज्विटर आयन का होना है। ज्विटर आयन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो अमीन के NH2 से जुड़ के NH3 प्लस बना देता है, और ये प्लस और माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस दोनों किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका जो बिहेवियर है इस ज्विटर आयन की वजह से कैसा बिहेवियर हो जाता है, सॉल्ट जैसा बिहेवियर होता है। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, एसिडिक यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, और बेसिक यानी कि अमीनो ग्रुप मौजूद है। तो ये कारण है इसके सॉल्ट बिहेवियर का। In aqueous solution, the carboxylic group can lose a proton and amino group can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as Jeter ion. ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जब हम अमीनो एसिड डिजोल्व करते हैं तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक प्रोटॉन लूज करके एमिनो ग्रुप जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से जो डाईपोलर जिसमें 2 पोल्स हैं जो आयन बनता है वो ज्विटर आयन कहलाता है। ठीक है। दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों होते हैं। इन ज्विटर आयन फॉर्म, आयनिक फॉर्म, अमीनो एसिड शो एम्फोप्रेटिक बिहेवियर। एम्फोप्रेटिक बिहेवियर क्या हो गया, मतलब कि ये दोनों एसिड और बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्विटर आयन जो होता है वो एम्फोप्रेटिक बिहेवियर शो करता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना कि केवल ग्लाइसिन ही ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ग्लाइसिन है ना, ये याद रखना कि विच, अगर मान लो आपके नीट में भी एक सवाल है कि विच अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसमें ग्लाइसिन लिखा हो, बाकी दूसरे
जो है वो लिखा हो तो आपको ग्लाइसिन टिक करना है ना। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस द अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन जो है वो असिमेट्रिक होता है ग्लाइसिन में। देखो कैसे होता है, अपन ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा ग्लाइसिन, इसमें हाइड्रोजन लगेगा, तो इस R की जगह हाइड्रोजन लगेगा, तो ये जो अल्फा कार्बन है ये यहाँ पे ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं हुआ ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया एक तरह से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हो गए, तो किरलिटी खत्म हो गई। तो ग्लाइसिन जो है वो क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एलानिन का भी सिंपल सा, यहाँ पे CH3 लगा दो। वेलाइन का भी सिंपल सा, CH3 को ऑल्टवाइज CH लगा दो, है ना। बाकी सारों में ये जो अल्फा कार्बन होगा वो कायरलिटी शो करेगा, इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। These exist both in capital D and capital L forms. Most naturally occurring amino acids have L configuration. तो भी बात ध्यान में रखें, जो कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है, कैपिटल डी मीन्स राइट हैंड साइड में OH और कैपिटल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो L है वो हो गया। तो मोस्ट अकरिंग कौन से होता है अमीनो एसिड? L कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, ये भी ध्यान रखें। L amino acids are represented by writing NH2 group on left hand side। तो NH2 group जो है इसके रिलेटिव लेते हैं, NH2 group को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे L amino acids। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें देखो लिंकेज जो होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कैसे होता है? यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज में था, है ना, ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमें क्या मिलता था? सुक्रोज वगैरह मिलता था, है ना। पॉली जो सैकेराइड्स है या फिर डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे। वैसे प्रोटीन्स जो है वो जो अल्फा अमीनो एसिड्स है, अल्फा अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। कैसे होता है? इसमें भी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H2, तो दोनों मिलके नहीं, इसका एक H है ना, एक H और इसका OH, H2 हटेगा और इससे CONH फॉर्म हो जाएगा, तो ये पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ठीक है। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इन एमाइड फॉर्म बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of amino group of one molecule with carboxylic group of another. This results in elimination of water molecule and formation of peptide bond, that is CONH। तो peptide bond क्या है? CONH है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन NH2 के बीच में से वाटर एलिमिनेशन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। The product of the reaction is called dipeptide because it is made of two amino acids। इसको dipeptide क्यों बोलते हैं? दो अमीनो एसिड से बना इसलिए। For example, when a carboxylic group of glycine combines with the amino group of alanine, we get dipeptide इसको नाम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेनाइन। ठीक है। ये ग्लाइसिन और एलेनाइन, ये देखो ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन होता है ये, यहाँ पे H हो गया R की जगह और यहाँ पे CH3 हो गया, तो क्या हो गया? एलानाइन हो गया। ठीक है, दोनों मिलेंगे तो ग्लाइसिल एलानाइन। ठीक है, GLY ALY इसको बोलेंगे, ये हो गया डाइपेप्टाइड। ठीक है, ये डाइपेप्टाइड है, ग्लाइसलाइन एलानाइन। ठीक है, ग्लाइसिल एलानाइन। ओके, इसमें ग्लाइसिन का तो हो गया, ग्लाइसिन का तो ग्लाइसिन से GLY-C तक यहाँ पर, फिर ग्लाइसिल लगा के फिर एलानाइन लगा दिया। YL लगाया ग्लाइस में, फिर एलानाइन हो गया। If a third amino acid combines to a dipeptide, the product is called tripeptide। एक और अगर अमीनो एसिड लग जाए तो ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा। A tripeptide contains 3 amino acids linked by 2 peptide linkages। Similarly, when 4 or 6 amino acids are linkages, their respectively products are tetrapeptide, pentapeptide, hexapeptide, etc। है ना, इनको टेट्रा, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड बोल सकते हैं अगर बहुत सारे अमीनो एसिड्स कनेक्टेड हो। When the number of such amino acids is more than 10, the products are called polypeptides। A polypeptide with
with more than 100 amino acids residues having molecular mass higher than 10,000 U is called a protein. और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जो जिनमें अमीनो एसिड्स होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से भी ज्यादा होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स हो गए। पॉलीपेप्टाइड्स क्या हो गए? जिसमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स है ना। डाइपेप्टाइड हो गए जिसमें 2 अमीनो एसिड हो, ट्राइपेप्टाइड 3 हो, है ना, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU हो जाता है, वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। हाउएवर द distinction between a polypeptide and protein is not very sharp. Polypeptides with fewer amino acids are likely to be called protein if they ordinarily have a well-defined conformation of protein, such as insulin, which contains 51 amino acids. तो अगर पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर एमिनो एसिड्स जो है उनको भी प्रोटीन बोलते हैं इफ दे ऑर्डिनरली हैव वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन जो है प्रोटीन्स का हो, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वेल डिफाइंड है, उस तरह से हो रही है। जैसे इंसुलिन है जिसमें केवल 51 अमीनो एसिड्स है, पर वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। प्रोटीन्स को दो पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है फाइब्रस प्रोटीन्स और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin present in hair, wool, silk, and myosin present in muscle, etc. तो ऐसे प्रोटीन जो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन से बॉन्ड से? हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से। पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है और ये पैरेलल रन करती है, इनसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो कितनी कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है? एक तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा? कैरेटिन जो हेयर्स में पाया जाता है प्रोटीन, और हमारी जो मसल से पाया जाता है मायोसिन। ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए फाइब्रस प्रोटीन के। कैरेटिन, हाँ, फाइबर लाइक, देख ऐसे ही इस तरह से ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगी, है ना। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। हम फाइबर लाइक इस तरह से, जैसे ये कनेक्टेड है पूरी तरह से ऐसे, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। These are usually soluble in water. Insulin and albumins are common example of globular proteins. अगर कोई ऐसा प्रोटीन जिसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स की कॉइल जो है वो एक स्फेरिकल शेप को प्रोड्यूस करती है, स्फेरिकल शेप देती है। जैसे यहाँ पे, जैसे ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है ना, ये वाली, इस स्ट्रक्चर में जो साइड में जब बॉन्डिंग होने लगती है, साइड जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन का NH है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होगा? जो प्रोटीन्स के फाइबर्स है वो क्या हो जाएंगे कि स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो फाइबर्स के ऊपर कार्बन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, कार्बन का तो ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, उनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा? कम्पैक्ट स्फेरिकल शेप बनेगी। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन लगता है। और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है साइड में, जो रिमेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप थे जो अभी भी, एक तो देखो क्या हो गया, एक तो लॉन्ग चेन फाइबर स्ट्रक्चर बन गया, वो तो हो गया आपका ये फाइब्रस प्रोटीन। तो उसमें तो क्या था, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बने थे, लेकिन जो फाइब्रस के रिमेनिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप्स थे, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी वाटर के साथ बनने की संभावना थी, है ना, इस वजह से वाटर सॉल्युबल थे। लेकिन अब ग्लोबुलस प्रोटीन में क्या होता है, जो रिमेनिंग दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप है वो भी क्या कर देते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे उनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो अब यहाँ पे फ्रीली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप है नहीं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस वजह से ये कैसे होते हैं? ग्लोबुलस प्रोटीन
वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नहीं, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा अच्छा, ये यूजुअली सॉल्युबल होंगे। प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलीपेप्टाइड कॉल्स अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लोबुलस प्रोटीन सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। स्ट्रक्चर, चलो इसका कारण तो नहीं दे रखा, फिर कोई और दूसरा ही कारण होगा इसका, फिर देखते हैं। ये ग्लोबुलस प्रोटीन सॉल्युबल है और फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है। स्ट्रक्चर शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड इन 4 डिफरेंट। अब इसमें देखो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में 4 तरह से स्ट्रक्चर इसका डिफाइन किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो हर स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acid linkage with each other in a specific sequence. It is this sequence of amino acid that is said to be primarily the structure of that protein. Any change in this primary structure, that is sequence of amino acid, create different proteins. तो ये हो गया इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो ये चेन बन रही है प्रोटीन्स की, वो आपस में एक सीक्वेंस के साथ चेन बन रही है। दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The secondary structure of protein refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. They are found to exist in 2 different type of structures, that is alpha helix and beta plated sheet structure. These structures arises due to regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding between carboxyl group and NH group of peptide bond. तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें लॉन्ग पेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। जैसे ये एक अल्फा हेलिक्स चेन होगी तो लॉन्ग चेन बन रही है, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट्स, यानी कि अगर साइड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के साथ एच बॉन्ड बना रहा है तो बीटा प्लेटेड शीट्स बनेगी अल्फा अमीनो एसिड्स की। ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। और अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, जब चेन में, अगर कोई लॉन्ग चेन में अगर बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में जब साइड्स वाले जो हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एनएच ग्रुप के बीच में। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed screw helix with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the carboxylic group when adjacent turn of helix as shown in figure. तो इसमें देखो ये जो एडजेसेंट एमिनो ग्रुप है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स में स्ट्रक्चर में रहता है। इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट to nearly maximum extension then laid side by side which are held together by intermolecular hydrogen bond. इसमें side by side intermolecular hydrogen bond है। The structure resembles the plated folds of Draffry and therefore is known as beta plated sheets. ठीक है, ये शीट्स जैसी स्ट्रक्चर आ रही है, साइड्स के जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए। नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। The tertiary structure of protein represent overall folding of polypeptide chains. Further folding of secondary structure, that is rise of 2 major molecules shape, that is fibrous and globular. The main force which stabilize 2-degree and 3-degree structure of proteins are hydrogen bonds, disulfide linkages, van der Waal, and electrostatic forces of attraction. तो टर्सरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा अगर मान लो बॉन्ड्स फॉर्म होने लगे, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका फर्दर फोल्डिंग अगर होता है तो उससे क्या हो जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का फॉर्म होता है। या मान लो इसके ऊपर एक और शीट के ऊपर शीट आ गया, 3 डायमेंशन में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होने लग गई है, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाती है प्रोटीन की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits is respect to each other is known as quaternary structure. तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने हुए होते हैं और उनमें सब यूनिट्स होती है, और इनका जो एक 3D स्पेशियल अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो क्या हो गया,
प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ठीक है, इसमें ये हो गया। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है। सिंपल चेन अगर है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर अल्फा हेलिक्स बन रहा है यानी कि साइडवेज केमिकल जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे, तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया। और अल्फा हेलिक्स और इसके अलावा बीटा प्लेटेड शीट बनती है स्ट्रक्चर, जब साइडवेज हेड्स बॉन्डिंग क्रिएट होती है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा फोल्डिंग हो, यानी कि और ज्यादा जो बीटा जो आपकी प्लेटेड स्ट्रक्चर सीट है उसमें और ज्यादा फोल्डिंग अगर क्रिएट हो तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। और स्पेशल अरेंजमेंट जब हो जाता है प्रोटीन्स का और ज्यादा 3D पूरा स्प्रेडेड हो जाता है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि साइड यहाँ पे हेलिक्स फॉर्म बन रहे हैं, यहाँ पे एच बॉन्ड बन रहे हैं। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरह से और ज्यादा ये और ये इनके बीच में एच बॉन्ड हो गया, दो फोल्ड बन गए, है ना। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई, 3D स्पेस। अल्फा क्या, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसमें अल्फा ये नाम है, अभी इसके बारे में अपना सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को ये अल्फा हेलिक्स ये हो गया और ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इसमें बता दिया, ठीक है। ये जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये देखो इसमें ये छोटा सा ये वाला पार्ट, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट। और ये इतना बड़ा पार्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये इतना बड़ा पार्ट ये जो यहाँ पे पाया जाता है उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज में, ये हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर और ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, प्राइमरी तो छोटा वाला पार्ट हो गया, बीकानेर में राजस्थान, राजस्थान किसमें भारत में, भारत किसमें पृथ्वी पर, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, ओके। ये एक पॉइंट ध्यान में रखा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, देखो, protein found in biological system with unique three-dimensional structure and biological activity is called native protein. When a protein is in native form, is subjected to physical change like change in temperature or chemical change in pH. The hydrogen bond are disturbed. Due to this, globulus unfold and helix get uncoiled and proteins loses its biological activity. जब आप कोई नेचुरल नेटिव फॉर्म में है प्रोटीन, कोई नेचुरल नेटिव फॉर्म में है प्रोटीन, तो अगर उसका मान लो पीएच चेंज करते हो या फिर कोई टेम्परेचर चेंज करते हो तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होने की वजह से जो हेलिक्स फॉर्म हुआ है या फिर ग्लोबुलस जो है स्ट्रक्चर उसका, वो अनफोल्ड हो जाता है यानी खुल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे अंडा है, During denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remain intact. तो denaturation में secondary और tertiary structure जो है वो तो destroy हो जाती है, primary उसी तरह से रहती है। The coagulation of egg white on boiling is a common example of denaturation. जब egg होता है अंडा, उसके अंदर liquid होता है, उसको अगर हम जैसे गर्म करें तो egg white में convert हो जाता है ना, coagulation हो जाता है, तो वो denaturation का ही example है। Another example is curdling of milk, which is caused due to formation of lactic acid by bacteria present in milk, है ना। तो जो मिल्क है उसको जब कर्डलिंग करते हैं तो वो भी कैसे होता है, और उसमें भी लिक्विड है, वो एक तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है कर्ड में, है ना, दही बनता है तब। तो वो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। मैं ग्रुप ज्यादा डिटेल में तो नहीं, अभी एक बार इतना ही ध्यान रखो इसको। बायो में आया क्या तुम्हारा, ये आरएलई ग्रुप हो गया, एमई ग्रुप हो जाएगा वो, ये अमीन और वो पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज साइड मेरे ख्याल से। एक एल्की ग्रुप हो गया, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया,
टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ठीक है। और एमिनो एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं? वैसे टाइप जो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो सकता है, या फिर सॉलिड एसिड न्यूट्रल, या फिर बेस, है ना, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। या फिर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। और क्या क्या हो सकता है? ज्विटराइन पाया जाता है, सॉल्ट से जैसा जैसा बिहेव करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिल हाइड्रोजन जो है अमीनो ग्रुप के NH2 पे चला जाता है, NH3 प्लस हो जाता है, ठीक है। ये चीजें अमीन्स के बारे में। फिर अमीन्स की स्ट्रक्चर में, और अमीन्स जो होते हैं प्रोटीन्स कैसे फॉर्म करते हैं। और इसमें कुछ एक पॉइंट्स थे कि जो अल्फा कार्बन जो है आपका ग्लाइसिन है, वो नॉन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर एल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड लिंकेज बनता है, जिसमें NH2 और COH के बीच में वाटर एलिमिनेशन से बनता है। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड होते हैं। और प्रोटीन्स कौन से होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इंसुलिन जो है उसमें केवल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, फिर उसको भी क्या बोला जाता है? प्रोटीन ही बोला जाता है। प्रोटीन्स को और क्लासिफिकेशन, पहले जैसे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन में दो तरह के हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। और स्ट्रक्चर के आधार पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहला इंडेक्स क्वेश्चन देखो। द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ solubility of water of amino acids are generally higher than that of corresponding halo acids. Explain. क्यों बताओ? H बॉन्ड ही होगा इसका। ठीक है, हाँ बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी आज के लिए इतने रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? Where does water present in egg go after boiling? सेकंड वाले का एच बॉन्ड होगा, इसके बारे में क्योंकि अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। चलो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।